आज 16 फरवरी है और हम आज के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आज हमारे पास जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें पहली वाली न्यूज़ है तमिलनाडु की, जो महिलाओं को सहायता देने वाली जो योजना है, उसके बारे में देखेंगे कि कैसे चुनाव आते हैं और चुनाव के दौरान जो सरकारें हैं, वो इस तरह की सहायता राशि, इस तरह के कैश ट्रांसफ़र्स खातों में करते हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने बिहार में देखा था, बिहार में भी बड़े पैमाने पर इस तरह के ट्रांसफ़र्स हुए थे और बिहार में तो एक अलग ही तरह का उदाहरण पेश किया गया था कि वहाँ पर चुनाव हो रहे थे, चुनाव में आचार संहिता लगी हुई थी और चुनाव में जो महिलाएँ ड्यूटी कर रही थीं, चुनाव में जो महिलाएँ चुनाव आयोग की तरफ से काम कर रही थीं, उनके खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हुआ था, चुनाव वाले दिन तक हुआ था। तो और वैसे ही इसी तरह का ट्रांसफ़र अब तमिलनाडु में भी देखने को मिला है, लगभग 5,000 रुपए हर महिला के खाते में डाले गए हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा और हम जानते हैं कि महिलाएँ चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वोटर्स में लगभग आधी वोटर महिलाएँ होती हैं। महिलाएँ बड़े पैमाने पर वोटिंग भी करती हैं, जैसे हम वोटिंग पैटर्न को देखते हैं और महिलाओं को रिझाने में सारे राजनीतिक दल, सारी सरकारें लगी हुई हैं। वैसे ही यहाँ पर भी तमिलनाडु में भी कोशिश की जा रही है। तो तमिलनाडु में कैश ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे कि बिहार में हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी-सी अलग कहानी है। यहाँ पर जो यहाँ की डीएमके सरकार है, डीएमके सरकार ने चुनाव आयोग को देखते हुए अभी से ही कैश ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लागू हो, उससे पहले अग्रिम जो किस्तें हैं, वो डाली जा रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर्यावरण को लेकर उनका एक अलग ही स्टैंड है। वो मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसके लिए वे पर्यावरण कानूनों को कमज़ोर कर रहे हैं। जो पर्यावरण कानून बनाए गए थे पर्यावरण की रक्षा के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, वाहनों के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लेकिन जब से ये आए हैं, कानूनों को परिवर्तित कर रहे हैं, नीतियों को परिवर्तित कर रहे हैं, जब चाहे उनका मन होता है यू टर्न ले लेते हैं। तो वैसा ही एक फैसला इन्होंने फिर से लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है, हालाँकि सामने सीधे तौर पर नहीं दिया है, एक लिखित इंटरव्यू दिया है। एक एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस एजेंसी को प्रधानमंत्री ने अपना इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने अपना जो डील हुई है भारत और यूएसए की, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिले हैं। सभी लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, आम जनता भी पूछ रही है, किसान भी पूछ रहे हैं, विपक्ष भी पूछ रहा है, एक्सपर्ट और मीडिया सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया है, न ही जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स वाले मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से पीयूष गोयल साहब, उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब अभी नहीं मिला है। तो इसके बारे में हमें और थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया है, किन-किन चीज़ों पर, किन-किन चीज़ों के आयात पर, अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर 0% टैरिफ लगने वाला है और भारत के उत्पादों पर कितना परसेंट टैरिफ किस चीज़ के ऊपर लगेगा और क्या नॉन बैरियर टैरिफ्स भी हटा दिए जा रहे हैं, इसको लेकर हमें सवाल पूछना है और इन सभी बातों को हमारे लिए जानना समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रेल रोड टनल बनने जा रही है। एक टनल बनेगी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके नीचे से टनल बनने वाली है और उसमें रेल भी चलेगी उस मतलब उस टनल से और रोड भी बनने वाला है। तो ये जो टनल है भारत में पहली बार बन रही है, लगभग आपका 34 किलोमीटर लंबी बनने वाली है, जिसमें से 16 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र के नीचे से चलेगी। तो इसके बारे में देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है और एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के देशों के जो प्रतिनिधि है, दुनिया भर के देशों के प्रमुख नेता है, वो इसमें भाग लेंगे। दुनिया भर में जो एआई में और टेक्नोलॉजी में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं, वो भी यहाँ पर भाग लेंगे, उनके प्रतिनिधि आने वाले हैं। और कैसे एआई हमें इम्पैक्ट करने वाली है, कैसे एआई डेवलपिंग कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करने वाली है, कैसे एआई डेवलप्ड नेशन को, कैसे एआई जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे जो पिछड़े देश हैं, उनको अफ़ेक्ट करने वाली है, उसके बारे में, इंक्लूसिविटी के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज़ के बारे में
सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। भारत चाहता है कि एआई के क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जब भी आने वाले भविष्य में एआई को लेकर बात हो तो उसमें भारत की बात को भी सुना जाए। भारत एजेंडा सेट करे इस तरह के मामलों में। इसलिए भारत इस समिट को करना चाह रहा है, क्योंकि एआई का जो मुद्दा है वो सिर्फ तकनीक से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है नहीं। यहाँ पर आप जियोपॉलिटिक्स भी देखेंगे, आप यहाँ पर तकनीकी प्रभाव भी देखेंगे, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बात आएगी, यहाँ पर नौकरियों की भी बात आएगी, यहाँ पर चूँकि रंग भेद, जाति भेद, इन सारी चीज़ों की बात आने वाली है, क्योंकि एआई को बनाने वाले इंसान हैं और एआई के जो पूर्वाग्रह है वो मनुष्य की तरह किसी एक खास जाति, किसी खास धर्म, किसी खास रंग की तरफ टिल्टेड ना हो, खास रंग की तरफ झुके हुए ना हो, तो उसको लेकर भी बात होगी। और तकनीक के जो प्रभाव हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ पर क्या होने वाले हैं, ग्लोबल साउथ पर क्या होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। ठीक है? इसके बाद देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, और भारत और यूएसए के बीच में, और बांग्लादेश और यूएस के बीच में क्या ट्रेड डील्स चल रही हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन करते हैं। कपड़ा यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, और अगर भारत से कम टैरिफ या भारत से अच्छी डील बांग्लादेश को मिलती है, बांग्लादेश भारत को इस क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकता है, डेंट कर सकता है। तो उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश और यूएस के बीच में डील हुई है, और क्या इसका भारत को नुकसान हो सकता है, और क्या इससे बचने के लिए भारत वाली डील में कोई प्रावधान किया गया है, या फिर हमारा जो कपड़ा उद्योग है उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सवाल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन करता है, कपास का उत्पादन करता है, कपड़े का निर्यात भी करता है। और अगर इस क्षेत्र में डेंट लगता है, इस क्षेत्र में नुकसान होता है, तो बड़े पैमाने पर रोजगारों को भी संकट हो सकता है, क्योंकि कपड़ा उद्योग जैसे जो उद्योग होते हैं बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव उद्योग है, और लेबर इंटेंसिव उद्योगों को बचाना हमारे रोजगार को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फिर हम देखेंगे कि आसाम में एक 2G इथेनॉल प्लांट है, और वहाँ पर जो चाय बागान हैं, उन चाय बागानों में बाँस उगाकर वहाँ पर उसको यूज़ किया जा रहा है। इससे किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है, और बायो इथेनॉल के उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसी बहाने बायो इथेनॉल और उसके प्रकारों को भी देख लेंगे, कैसे प्रोडक्शन होता है, किन-किन चीज़ों का यूज़ करके इसका प्रोडक्शन होता है, क्या-क्या अलग-अलग इसके जो जनरेशन हैं, जैसे कि पहली जनरेशन का बायोइथेनॉल, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन का क्या अंतर है इन सभी में, इन सारी बातों को इस एडिटोरियल में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, भारत की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो बढ़ी है, और वो बढ़कर लगभग 5,20,000 मेगावाट हो चुकी है। इस साल कितना बढ़ा है? पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा है या पिछले साल से कम बढ़ा है? और जो कैपेसिटी बढ़ी है, जो पावर जनरेशन की हमारी क्षमता बढ़ी है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना हिस्सा है, और जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर है उसका कितना हिस्सा है, उन सभी बातों को इस वाले एडिटोरियल में देखेंगे। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि भारत में एक साइंटिफिक सर्विस बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि भारत में अभी तक जो विज्ञान के क्षेत्र में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जितना भी है, वो वैज्ञानिकों के हाथ में तो नहीं है। ऊपर से अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग जगहों पर जो भी काम होता है, वहाँ पर भी अगर किसी साइंटिफिक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी वैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका दखल है, उसको लेकर एक सलाह दी गई है। तो आज की जो पहली न्यूज़ है हमारे पास, वो है तमिलनाडु और कैश बेनिफिट्स को लेकर। हुआ क्या है, चुनाव आने वाले हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की सरकार चुनाव से पहले नकद सहायता देने जा रही है, या कहें कि दे चुकी है, ट्रांसफ़र कर चुकी है। इन्हें हर महीने पहले हालाँकि योजना पहले से चल रही है, इन्हें हर महीने ट्रांसफ़र करना था पैसे, और हर महीने तो पैसे ट्रांसफ़र भी किए जा रहे थे, लेकिन चुनाव आने वाला है। आप जानते हैं चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता में पैसे ट्रांसफ़र करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि इसे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करना या वोट खरीदने जैसे या भ्रष्टाचार जैसे मामलों से जोड़कर देखा जा सकता है। हालाँकि पिछले वाले चुनाव में, जो बिहार में चुनाव हुआ था, वहाँ तो इलेक्शन वाले वाले दिन में भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन चूँकि यहाँ पर सरकार जो केंद्र सरकार की है, वो वहाँ पर अलग पार्टी है, तमिलनाडु में अलग पार्टी है। बिहार में
चूँकि एक ही पार्टी थी, मतलब केंद्र सरकार भी बीजेपी की थी, बीजेपी का गठबंधन था जेडीयू के साथ बिहार में, तो वहाँ पर तो कैश ट्रांसफ़र आराम से हो गया था। लेकिन यहाँ पर सरकार है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की, डीएमके की, और इन्हें शक था कि चुनाव आयोग इन्हें आचार संहिता के दौरान इस तरह की योजना चलाने से, इस तरह के कैश ट्रांसफ़र कर देने से रोक देगा, इसलिए इन्होंने एडवांस में 3 महीने की किस्त डाल दी, प्लस 2,000 रुपये और समर असिस्टेंस के नाम पे डाल दिए, ग्रीष्म सहायता के नाम पर पैसा डल चुका है, मतलब 5,000 रुपये का ट्रांसफ़र पूरी तरह से हो चुका है। चुनाव आयोग पर जो इस तरह का शक है, मतलब चुनाव आयोग को लेकर जो इस तरह की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि चुनाव आयोग अब वैसा नहीं रहा है जैसा पहले हुआ करता था। चुनाव आयोग को लेकर, उसकी निष्पक्षता को लेकर अब बात होने लगी है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं, और इसका साफ तौर पर तथ्यों के साथ, तर्क के साथ चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। गोलमोल जवाब आते हैं, बात टालने की कोशिश की जाती है, और चुनाव आयोग चूँकि हमारे देश में एक संवैधानिक संस्था है, तो अगर उसकी स्थिति, अगर उसके जो स्टैंडर्ड्स है, अगर उसकी जो निष्पक्षता है वो गिरती है, तो उसको लेकर हमें चिंतित होना पड़ेगा और इसको लेकर सवाल भी पूछे जाने चाहिए। बाकी जो राजनीति है वहाँ पर इन्हें शक था, इसलिए उन्होंने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये योजना है कलेगनार, मगलीर, उरिमै, थिट्टम, कलेगनार, मगलीर, उरिमै, थिट्टम, ये योजना है। क्योंकि अब ये जो कलेगनार है इसका मतलब होता है कलाकार, और अगर आप तमिलनाडु की राजनीति को थोड़ा-सा भी फ़ॉलो करते हैं, तो आपने एक पीले गमछे वाले काला चश्मा लगाने वाले एक नेता को देखा होगा, करुणानिधि नाम है उनका। तो करुणानिधि को यहाँ से करुणानिधि सम्मान से सम्मान के तौर पर उन्हें कलेगनार कहा जाता है, उनके नाम पर योजना चल रही थी। मगलीर यानी महिला, उरिमै यानी अधिकार, थिट्टम यानी योजना। तो ये योजना चल रही थी, 1,31,00,000 महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हो चुका है। 3,000 रुपये तो देना ही था, 3 महीने की किस्त, और 2,000 रुपये ग्रीष्म सहायता, समर असिस्टेंस के नाम पर डले हैं। अब ये जो पूरा है, चुनाव आयोग चूँकि आचार संहिता में रोक लगा सकता था, इसका शक था डीएमके सरकार को, इसलिए डीएमके ने पैसा डाला है। अब जो इस तरह की योजनाओं का ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि जहाँ पर भी जिसकी सरकार होती है, उसे सिर्फ़ सरकार के खजाने से पैसा बाँटना होता है। बाकी जो विपक्ष में जो पार्टी होती है, वो किसी भी तरह से न तो इतना बड़ा संसाधन जुटा पाती है और न ही पैसा ट्रांसफ़र कर पाती है, क्योंकि उसके पास तो कोई मशीनरी है नहीं। जो पार्टी सरकार में है, उसके पास तो अधिकारी भी हैं, पूरा जो हमारा कैश ट्रांसफ़र सिस्टम है वो भी है, उसके पास सभी लोगों के खाते हैं, उसके पास सभी लोगों के नाम हैं, सभी लोगों से कनेक्टिविटी है। तो ये पैसा कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये जो पैसा है वो भी सरकार का है, मतलब जनता का पैसा है, किसी पार्टी का तो है नहीं। मान लीजिए यहाँ पर सरकार में बीजेपी है या जेडीयू है या फिर आम आदमी पार्टी है या फिर डीएमके है, इनके पास इनका खुद का पैसा तो है नहीं जो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं सरकार का पैसा, सीधे तौर पर लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, और इसके रिज़ल्ट भी सरकारों में बैठी पार्टियों को मिले हैं। वहीं पर विपक्ष के हाथ बंधे हुए हैं। विपक्ष के पास न तो इतना बड़ा संसाधन है और न ही इतना बड़ा कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, और भले ही विपक्ष की पार्टियाँ हम देखते हैं कि ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की बात भी करती है, उनको भी इतना पैसा नहीं मिल पाता। अब इस पूरे कैश ट्रांसफ़र सिस्टम का जो भार है, इस पूरे कैश ट्रांसफ़र सिस्टम का जो वज़न है, वो उठाना पड़ता है हमारे राज्य के वित्तीय हेल्थ को, वित्तीय स्वास्थ्य को, मतलब हमारा जो खजाना है उसके ऊपर असर पड़ता है। राज्यों की आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। जब हमने 16वें वित्त कमीशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर भी देखा था कि कैसे राज्य हमेशा पैसे के लिए या वित्तीय सहायता के लिए या कर्जे के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उनके पास अपने खुद के टैक्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हाथ बंधे हुए हैं पैसे के मामले में, और इस तरह की जो फिजूल खर्चियाँ होती है, मतलब इस तरह की जो योजना चलाई जाती है जहाँ पर फ्री में इस तरह की चीज़ें बाँटी जाती हैं, वहाँ पर उसकी पूरी कीमत हमारे राज्य को चुकानी पड़ती है, और इसके मामले में राज्य के ऊपर कर्जा भी होता है, और इसके चलते दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं वो भी रुकते हैं। अगर कहीं पर और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम के लिए पैसा लगाया जा सकता था तो वो भी रुकता है। और अगर इस पूरे पूल को अगर जैसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाता है, अगर एक साथ कहीं पर इसका खर्चा हो सकता था, तो उसका फ़ायदा राज्य को सीधे तौर पर मिलता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ चुनाव के टाइम पे एक बार पैसा ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद चुनाव के बाद 1-2 किस्तें डलती हैं, और उसके बाद फिर 5 साल के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो इस तरह की योजनाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाई जाती हैं।
या फिर हम कहें कि एक इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर इन योजनाओं की आलोचना करें तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिस्कल हेल्थ पर असर पड़ता है, राज्य के खजाने पर असर पड़ता है, राज्यों के पास टैक्स कलेक्शन नहीं है, राज्यों को कर्जा करना पड़ता है और फिर हर साल ब्याज की एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, तो इसको लेकर भी आलोचना है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है इस तरह की योजनाओं को लेकर कि आने वाला जो समय है, और जब इससे और ज़्यादा ट्रांसफ़र करने ही होंगे, अगर आप इस तरह की एक बार योजना चालू करते हैं, तो अगर आपको सत्ता में बने रहना है, तो आपको लगातार इस तरह की योजनाएँ चलानी पड़ेगी और फिर इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि एक पैमाना सेट कर दिया जाए कि हर व्यक्ति को इतनी इनकम मिलनी चाहिए उसके जीवन को चलाने के लिए, और अगर उतनी इनकम उसकी नहीं है, तो उसे सीधे तौर पर राज्य के हर नागरिक को इस तरह का या परिवार को इस तरह का ट्रांसफ़र करने को लेकर भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात भी हो रही है। शायद 2019 वाले चुनाव में कांग्रेस ने इस तरह की एक योजना का वादा भी किया था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूनिवर्सल बेसिक ट्रांसफ़र को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो हमें एक तरफ इसके पक्ष को भी देखना है कि इसका जो प्रभाव, मतलब इसका जो फ़ायदा है कि लोगों को अगर पैसा मिलता है, तो लोग इसको अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों में लगा सकते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जॉब की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जॉब मार्केट में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग जॉब को लेकर परेशान हैं, उनके पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है और बेसिक घर चलाने का भी इनके पास खर्चा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में महिलाओं को अगर इस तरह का ट्रांसफ़र किया जाता है, चूँकि महिलाएँ दारू में इसका यूज़ नहीं करने वाली हैं, महिलाएँ इसका यूज़ फ़िज़ूल खर्ची में नहीं करने वाली हैं, महिलाएँ इसको अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों में, बच्चों की फ़ीस में यूज़ करती हैं, तो इसके लिए महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है। वहीं इसका दूसरा पक्ष देखें तो इसका बहुत बड़ा असर राज्य के ऊपर पड़ता है। हम देखते हैं कि राज्य, बड़े-बड़े देश दुनिया में कर्ज़े के कारण फ़ेल हो जाते हैं, तो वहीं पर हमारे राज्यों की स्थिति भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे राज्यों की स्थिति, जो वित्तीय स्थिति है, वो भी बहुत ज़्यादा नाज़ुक है और अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात भी होती है, तो वहाँ पर भी इसके प्रभावों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस योजना में लगभग 6,550 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें से 2620 मतलब 2,620 करोड़ रुपए तो अप्रत्याशित, मतलब जो पैसा किस्त के अलावा डला है 2,000 रुपए, वो तो और ज़्यादा खर्चा हो गया है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को बढ़त मिल गई है, इसी तरह बढ़त मिल जाती है क्योंकि उनके पास मशीनरी है, उनके पास अपना पूरा सिस्टम है ताकि लोगों का पैसा आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके और इसका फ़ायदा सत्तारूढ़ दल को मिल जाता है और विपक्ष में बैठी पार्टी इस तरह के सिस्टम का फ़ायदा नहीं ले पाती है और न ही उनके पास इतने बड़े संसाधन होते हैं और फिर सत्तारूढ़ दल राजनीतिक बढ़त ले जाती है और अक्सर हम देखते हैं कि चुनावों में भी उनकी ही जीत होती है और चुनाव अक्सर प्रभावित हो जाते हैं। हमने तो एग्ज़ाम्पल देखे हैं, हमने महाराष्ट्र देखा है, हमने मध्य प्रदेश देखा है, बिहार देखा है, हमने अपना तमिलनाडु भी देखा है, तो यहाँ पर इस तरह की कोशिशें होती हैं और कोशिशें चलती रहती हैं। और हमको जब भी इस तरह की योजना आती है, जहाँ पर किसी के लिए भी कुछ फ्री में पैसा दिया जाता है या फिर कोई चीज़ दी जाती है या बस सेवाएँ मुफ़्त की जाती है या फिर कुछ भी इस तरह का अगर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमें इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना है। राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य की नाज़ुक वित्तीय स्थिति, राज्य के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज़, उसको भी देखना है। दूसरी तरफ जो समाज का वर्ग है, जिसे ये कैश ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ये वर्ग जो है पिछड़ा हुआ वर्ग है? क्या इसके पास इतना भी वित्तीय स्थिति इसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसे या फिर इसके पास रोज़गार नहीं है या फिर महिला है या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है जहाँ पर उन्हें इस तरह की वित्तीय सहायताओं की ज़रूरत होती है, तो उसको भी, उनकी स्थितियों को भी देखना ज़रूरी है और फिर एक बैलेंस रखते हुए कि राज्य के जो वित्तीय हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के कैश ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। इस तरह की बात हम कर सकते हैं। बाकी पक्ष-विपक्ष है, राजनीति है, चलती रहती है, सरकार में बैठी पार्टी इसका फ़ायदा उठाती है और विपक्ष वाले अक्सर फिर जो चुनाव जीतने की उम्मीद होती है वो बहुत ज़्यादा धूमिल हो जाती है और हमने देखा है बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने बात की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इनकी बात की, वहाँ पर चुनाव प्रभावित हुए हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। इन्होंने पर्यावरण नियमों को कमज़ोर करने का एक फ़ैसला लिया है। चूँकि ये अपना
जलवायु परिवर्तन, जलवायु नीति या ग्रीन हाउस गैसेस इस तरह की कोई चीज़ें मानते नहीं। इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें भ्रम हैं और ये कानूनों को कमज़ोर कर रहे हैं। वहाँ पर एक एजेंसी है एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो क्या करती है, वो लगभग एक वहाँ का एक्ट है क्लीन एयर एक्ट 1970 का, उसके तहत ये एजेंसी काम करती है और इस एजेंसी को काम मिला है अ, कि ये ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करे, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करें और इनकी पहचान करके इन्हें नियंत्रित करने का काम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी करती है। लेकिन इन्होंने इसे अब रद्द कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी गैसेस यहाँ पर पहचानने की या उन्हें किसी भी तरह का खतरा मानने की ज़रूरत नहीं है और अब पर्यावरण के जो कानून हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। हम देख रहे थे कि जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया में दिखाई दे रहा था, आज भी हम देखते हैं कि इस तरह का प्रभाव अब हमारे डेली लाइफ में दिखाई देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हम देख मतलब वैसा टेम्परेचर बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, तो उस बढ़े हुए तापमान का, बदलते हुए मौसम का, बदलते हुए पैटर्न का बदलाव हम देख रहे हैं। तो जब भी इस तरह के बदलाव हम देखते हैं तो उसको लेकर सबसे पहली जो मार पड़ती है वो हमारे किसानों को पड़ती है, मज़दूरों को पड़ती है और समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है तो उसको लेकर फिर जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनको पड़ती है और फिर ऐसी स्थिति में, इतनी भयंकर आपदा की स्थिति में अगर इतने बड़े देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता अगर इस तरह की बात करते हैं तो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना ये हरकत है, बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाज़ी है, अतार्किक फ़ैसले हैं और इसको लेकर अब इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। 6 ग्रीन हाउस गैसों को हानिकारक माना जाता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया है और ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो 2009 से आईपीसीसी और दूसरे वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ग्रीन हाउस गैसेस को पहचानने की और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यूएसए की एजेंसी है, लेकिन अब ये इस तरह का काम ये नहीं करने वाली है। और जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई दे रहा था, जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही थी, वैसे-वैसे इसके कारणों को पहचाना जा रहा था। और इनके कारणों में मतलब जलवायु परिवर्तन के कारणों में एक जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही थी, वो थी हमें जो वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है, उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है पर्यावरण में और उसके कारण ये हीट एब्ज़ॉर्ब करती हैं और इससे टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसके प्रभाव दिखाई देते हैं और पूरी जो समस्या है यानी ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की ये सारी दिखाई देने लगी हैं। तो इनके कारण इन वाहनों को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही थी, कंपनियों के ऊपर दबाव था, कानून बनाए जा रहे थे कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, उत्सर्जन मानक को टाइट किया गया था कि ऐसा फ्यूल बनाया जाए जिससे कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम एमिशन हो और इस तरह से वाहनों को डिज़ाइन किया जाए कि उनका भी अ, उत्सर्जन जो है वो कम से कम किया जाए और उसके चलते उसका दबाव मतलब ग्लोबल वार्मिंग का दबाव सरकार के ऊपर, सरकारों ने कानून बनाए, कानूनों का दबाव कंपनियों के ऊपर था और कंपनी फिर हाइब्रिड या फ्लेक्स फ्यूल या इथेनॉल या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर गई थी, उन्होंने तकनीकें बदली थी और ईवीज़ का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इसको लेकर टेस्ला और जो दूसरी कंपनियाँ हैं भारत सहित दुनिया भर की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और अब अगर इस तरह के नियमों को हटा दिया जाता है और जो पुराना फ्यूल है, जो हमारा पेट्रोलियम या डीज़ल है, उसको लेकर अगर कारें बनाई जाती है, तो जो ये प्रगति हुई है मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में या फ्लेक्स फ्यूल को लेकर, तो कंपनियाँ यहाँ पर अपनी जो गति है, उसको धीमा कर सकती है और ऑटोमोबाइल उद्योग में जो इलेक्ट्रिफ़िकेशन की दिशा में कदम बढ़े हैं, वो धीमे हो सकते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईंधन खपत वाली और नौकरियाँ बढ़ेंगी। अगर इस तरह से ईंधन खपत वाली कारें बनती हैं तो उससे नौकरियाँ बढ़ेंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। बाकी इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो अक्सर लेते रहते हैं और हमें उनको पढ़ना पड़ता है। यही हमारी दुर्भाग्य है, यही हमारी दुर्दशा है। तो बाकी जो होगा फिर आगे देखेंगे क्या हो सकता है। भारतीय और मतलब भारतीय जो ऑटो निर्माता है मतलब भारत में जो वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी अमेरिका का उदाहरण देकर घरेलू मानकों को यानी जो फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर है, जो अपना वाहनों को लेकर है, उसको थोड़ा सा हल्का करने की, थोड़ा सा नरम करने की यहाँ पर कोशिशें कर सकती है, आवाज़ उठा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इतने बड़े देश के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, गैर जिम्मेदाराना है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो वैज्ञानिक तौर पर प्रूवन है, वैज्ञानिक तौर पर साबित है और वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। बाकी जो चीज़ें फिर आगे होंगी और पढ़ेंगे। इसके बाद हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया है
क्योंकि बहुत सारे सवाल यूएस इंडिया डील के बाद उठाए जा रहे थे और इस डील में क्या हुआ है अभी तक भी किसी को नहीं पता है। इस डील में भारत ने क्या-क्या यूएसए को ऑफ़र किया है, यूएसए ने भारत को क्या-क्या ऑफ़र किया है, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर यूएसए टैक्स नहीं लगाएगा, कौन से क्षेत्र हैं जिनमें भारत ने दरवाजे खोले हैं और नॉन बैरियर टैरिफ्स को हटाया है। इन सारी चीज़ों को लेकर डिटेल में बात अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हालाँकि सवाल डिटेल में पूछे जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कपास के निर्यात पर और कपास के आयात पर कितना शुल्क लगने वाला है? अगर हम यहाँ से यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस कितना टैरिफ लगाएगा, या फिर यूएस हमें भेजता है यानी हमारे देश में एक्सपोर्ट करता है तो हम उसके ऊपर कितना टैरिफ लगाएँगे? इसको लेकर अभी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र को लेकर अभी भी किसान हैं या कृषि क्षेत्र वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। उनको इस क्षेत्र में काफ़ी आशंकाएँ हैं। सवाल ये है कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े-बड़े खेतों में सारा काम ऑटोमेशन के साथ, सारा काम सब्सिडी के साथ होता है, इतना बड़ा उत्पादन होता है। अगर वहाँ का उत्पादन भारत में बिकने आता है, तो क्या भारत के किसान उससे कॉम्पीट कर पाएँगे? भारत के किसानों को उससे क्या नुकसान होगा? भारत के किसानों का क्या होगा? क्या भारत के किसानों को सही दाम मिल पाएगा? इन सभी को लेकर सवाल थे और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम मजबूत स्थिति में हैं, हमने अपनी शर्तों पर, हमने अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यापार समझौते किए हैं, चाहे वो व्यापार समझौता यूएस के साथ हो, मतलब ईयू के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो। हमने जो समझौते किए हैं वो अपनी तैयारी के साथ किए हैं। अब तैयारी के साथ किए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इतने तैयार हैं? क्या भारत का किसान इतना तैयार है कि उसे दुनिया के जो दूसरे देश हैं या यूएसए के जो किसान हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है? अगर हम दोनों का कंपैरिज़न करके देखें तो दोनों का कोई कंपैरिज़न नहीं है। वहाँ पर जो इस तरह के समझौते हैं, उनको लेकर फिर सवाल उठते हैं और सरकार कह रही है कि हमने तैयारी और आत्मविश्वास के साथ फैसले लिए हैं। तो क्या तैयारी है, क्या आत्मविश्वास है? ये सवाल है। और बाकी जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे भारतीय विनिर्माण उद्योग फ़ायदा होगा, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर को फ़ायदा होगा, एमएसएमई को फ़ायदा होगा, हमारे जो उद्योग हैं उनकी बाज़ार पहुँच दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो स्पेसिफ़िक सवाल हैं, जो अंतरिम डील हुई है, क्या फ़ाइनल हो चुकी है और उस फ़ाइनल डील में क्या होने वाला है, इसको लेकर अभी तक बहुत सारे सवाल हैं और इसको लेकर सरकार कहीं न कहीं डिफेंसिव नज़र आ रही है। जो सरकार अभी तक बढ़-चढ़कर मजबूती के साथ अपनी बात रखती थी, वो कहीं न कहीं दबी आवाज़ में अभी पीछे हटती हुई या कहें कि एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रही है। क्या होने वाला है जब भी डील फाइनल होगी, क्योंकि इस तरह के जो आर्टिकल है वो रोज़ आ रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो कहते हैं कि हमने भारत के किसानों की, भारत के पशुपालकों की रक्षा की है। अब कैसे रक्षा हुई है, क्या किया है, क्या फैसले लिए हैं, ये बात अभी तक साफ तौर पर बताई नहीं जा रही है। ठीक? इसके बाद है हमारे पास अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल है। अब ये जो टनल है, आप जानते हैं असम में एक बड़ी नदी बहती है। असम अपने नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। अगर भारत का नॉर्थ ईस्ट वाले कोने में देखेंगे आप, तो वहाँ पर एक राज्य है। उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, सेवन सिस्टर्स में से एक है। असम में एक बड़ी नदी बहती है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी है असम के बीचों-बीच से बहती है और असम में अ, इस नदी को पार करना, या असम में जो नदी का मार्ग बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा अलग-अलग चैनल्स में बटा हुआ है, तो उसको लेकर अब यहाँ पर जो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक टनल बनाने का फैसला हुआ है। कौन-सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? असम में। तो असम और ब्रह्मपुत्र, असम में और ब्रह्मपुत्र में ये फैसला हुआ है। तो ये वाली जो ट्यूब टनल है ब्रह्मपुत्र के नीचे से बनेगी, ब्रह्मपुत्र के नीचे से बनने वाली है और इसमें 2 लेन, मतलब एक तो रोड वाली लेन भी होगी और रेलवे वाली लेन भी होगी, मतलब 2 ट्यूब होंगी और वहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ब्रह्मपुत्र के ऊपर से नीचे से ये टनल दोनों सिरों को कनेक्ट करेगी। ये वाली जो टनल है उसकी लंबाई होगी 34 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र के नीचे-नीचे 16 किलोमीटर और इसकी जो लागत है वो रहेगी लगभग 18,662 करोड़ रुपए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मंजूरी दी है। कनेक्टिविटी होगी तो कहाँ पर होगी? कनेक्टिविटी होगी, एक तो गोहपुर है,
नॉर्थ साइड में और सदर्न साइड में नुमालीगढ़ है। तो नुमालीगढ़ और गोहपुर, नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में ये टनल बनने वाली है। और इधर जहाँ पर ये जो सिरा है वो सिरा है NH 715 राष्ट्रीय राजमार्ग 715, राष्ट्रीय राजमार्ग 715 और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15, नेशनल हाईवे 15, नेशनल हाईवे 715 दोनों को जोड़ा गया है। ब्रह्मपुत्र के नीचे से टनल चलेगी, रोड वाला ट्यूब भी है और रेल वाला ट्यूब भी है। लगभग 34 किलोमीटर की ट्यूब है और 16 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे नीचे है। कौन कौन से दो जगह हैं, एक तो गोहपुर है और एक है नुमालीगढ़। तो इस मैप में आपको ये वाली जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। बाकी इससे क्या होगा, इससे दूरी कम हो जाएगी दोनों शहरों की। अभी 240 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, अब सीधे 34 किलोमीटर में जा सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, माल ढुलाई लागत, जहां पर भी रेल बने, जहां पर भी रोड बने, जहां पर भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने, जहां पर भी पोर्ट बने, जहां पर भी एयरपोर्ट बने, हम इन चीज़ों को तो लिख ही सकते हैं। बाकी इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं, आर्थिक एकीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा, आसानी से आ जा सकते हैं, कम समय में कम लागत में आपकी कनेक्टिविटी, माल ढुलाई बढ़ेगी, लागत कम हो जाएगी, रोजगार का सृजन होगा, विकास, वृद्धि, उन्नति, ये सारी चीज़ें बोनस है, आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम AI इंडिया समिट। AI इंडिया समिट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। AI इंडिया समिट में अपना AI इम्पैक्ट समिट में अपने दुनिया भर के बहुत सारे देशों के, बहुत सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि राष्ट्रपति मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो पहुंचने वाले हैं और इस समिट में हिस्सा लेंगे। ये दुनिया की ऐसी चौथी समिट है जो AI को लेकर हो रही है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया भर की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो इस तरह की समिट UK में हो चुकी है, साउथ कोरिया में हो चुकी है और फ्रांस में भी इस तरह की समिट हो चुकी है और अब भारत में ये वाली समिट हो रही है। इसमें 3 पिलर्स पर बात होने वाली है, 3 पिलर्स को यहाँ पर केंद्र में रखा गया है, इनको लेकर ही सारी चर्चा होनी है। मतलब इनकी ज़्यादा चिंता की जाएगी, लोगों की चिंता की जाएगी, पृथ्वी की चिंता की जाएगी और प्रोग्रेस की चिंता की जाएगी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। क्योंकि अगर AI की बात करते हैं तो AI में सिर्फ तकनीक नहीं है, सिर्फ तकनीक नहीं है, तकनीक के साथ यहाँ पर रोजगार भी है, तकनीक के साथ यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, ग्लोबल और नॉर्थ साउथ का डिवाइड भी है, जियोपॉलिटिक्स भी है, यहाँ पर डेटा भी है, यहाँ पर जाति, धर्म, रंग और अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स भी हैं। तो AI का जो इम्पैक्ट है, AI का जो पेनिट्रेशन है, AI का जो प्रभाव है, हर जगह पर दिखाई देगा आपको। एक तो AI के मामले में जब भी हम बात करते हैं तो जो दुनिया के विकसित देश हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन पहले से बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पर वो उनके जो लोग हैं उनके पास, सबके पास रोजगार तो है ही, साथ में जो अपने जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ से जाने वाले लोग भी वहाँ पर रोजगार पाते हैं, वहाँ पर भी उन्हें काम मिलता है। तो जब भी अगर AI से जॉब जाने की बात आएगी, जब भी AI से पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ने की बात आएगी, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे पहला प्रहार तो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये प्रभाव है, शॉर्ट टर्म के लिए दुष्प्रभाव है, आने वाले समय में अगर जॉब क्रिएट होती भी है, लेकिन फिर भी अभी के लिए इसका जो दुष्प्रभाव वो झेलना पड़ेगा हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को। तो जहाँ पर विकसित देशों की बात आती है वो इसे रेगुलेट करने की बात करते हैं और जहाँ पर विकासशील देशों की बात आती है वो इसे अवसर की तरह देखते हैं, साथ ही खतरे की तरह भी देख सकते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर, सारी चिंताओं को लेकर भी, इसके अवसरों को लेकर भी जो भी बात होनी है, भारत चाहता है कि दुनिया भर में इसके जो एजेंडा तय करने वाले देशों में भारत भी शामिल हो। इसके लिए इतनी बड़ी जो समिट है वो आयोजित करवाई जा रही है और इसकी जो चर्चा है वो 7 साइकिल्स में होगी, जिसमें मानव संसाधन को ध्यान में रखा जाएगा, समावेशन को ध्यान में रखा जाएगा, भरोसेमंद AI के डेवलपमेंट को लेकर बात होगी, विज्ञान को लेकर बात होगी, स्थिरता को लेकर बात होगी, AI संसाधनों तक पहुंच को लेकर बात होगी और आर्थिक विकास को लेकर बात होगी। भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि भारत में एक तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। अगर इसके प्रभावों को देखें तो भारत पर भी बड़े असर होने वाले हैं। भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा हमारे पास टैलेंट पूल है जो इस सेक्टर में काम करता है और इसके लिए भारत यहाँ पर भूमिका निभाना चाहता है। भारत चाहता है कि AI को इस तरह से डेवलप किया जाए जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, समावेशी, विकास केंद्रित हो, ताकि AI का फ़ायदा हर एक समाज को, हर एक
सेक्टर में हर एक पहचान वाले व्यक्ति को मिल सके। दुनिया भर के 20 देशों से भी ज़्यादा देशों के नेता भारत में आने वाले हैं। फ्रांस, ब्राज़ील, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों के लोग, जैसे देशों के बड़े नेता, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सेशल्स जैसे देशों के शीर्ष प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद है हमारे पास गारमेंट सेक्टर को लेकर एक बहुत बढ़िया एनालिसिस आया है और ये एनालिसिस कहता है कि भारत, बांग्लादेश और यूएस इनके बीच में जो डील हो रही है टैरिफ को लेकर, जो रेट्स तय हुए हैं, उसका हमारे गारमेंट सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है। कैसे असर हो सकता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भारत का और बांग्लादेश का जो कपड़ा निर्यात है उस मामले में कितना स्टेक है। तो 2024 की बात करें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 51 अरब डॉलर के कपड़े निर्यात किए हैं बांग्लादेश ने, और उसमें से लगभग 7.5 बिलियन डॉलर के कपड़े सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट हुए हैं। और भारत ने इस दौरान 16 अरब डॉलर का निर्यात किया है और उसमें से 1/3 निर्यात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही हुआ है। अब इन सभी को लेकर, इन सभी आंकड़ों को लेकर हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का और भारत का और उस अमेरिका का एक दूसरे के साथ तीनों के बीच में कितना कपड़े को लेकर व्यापार है और वैश्विक व्यापार में इनकी क्या भूमिका है। यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत कपास का भी बड़ा निर्यातक अपना प्रोड्यूसर है और कपड़े का भी बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वहीं पर बांग्लादेश में कपास तो नहीं उगता, कपास ये इंपोर्ट करता है। कहाँ से इंपोर्ट करता है? भारत से इंपोर्ट करता है और उसका कपड़ा बनाकर ये दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत से होता है यूएसए में और बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, और यूएसए से भी ज़्यादा इसका जो मुख्य व्यापार है वो है यूरोपियन यूनियन में, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। और अगर भारत के कपड़े पर टैरिफ लगता है और बांग्लादेश के कपड़े पर टैरिफ नहीं लगता है, जो कि यहाँ पर कुछ परिधानों पे शून्य शुल्क की सुविधा दी है यूएसए ने बांग्लादेश को, तो इसको लेकर भारत सबसे ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि भारत के कपड़े पर अगर टैरिफ लगेगा, बांग्लादेश के कपड़े पर टैरिफ नहीं लगेगा। बांग्लादेश इंपोर्ट करने के बाद भी सस्ता कपड़ा निर्यात कर रहा है, कपास और अपना धागा आयात करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद भी एक्सपोर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है काफ़ी ज़्यादा चीप लेबर है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है। ऊपर से अभी अमेरिका कह रहा है कि वहाँ से कपास भी मतलब बांग्लादेश में निर्यात की जाए, मतलब बांग्लादेश को जो कपास अभी भारत से मिल रही है उसकी जगह पर यूएसए से ले और यूएसए को ही एक्सपोर्ट करे या दुनिया के दूसरे बाज़ारों में एक्सपोर्ट करे, तो इसको लेकर भी चिंता है। तो यहाँ पर भारत को दो चिंता है, एक तो चिंता ये है कि यहाँ पर कुछ परिधानों पर इसको टैरिफ नहीं लगेगा, दूसरी चिंता है कि अगर भारत से जो कपास लेता है, भारत से जो धागे लेता है, उसकी जगह पर अगर इसने बांग्लादेश ने यूएसए से कपास आयात करना शुरू कर दिया तो इसको लेकर भारत को दो तरफा नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आंकड़े हैं, और 0% का टैरिफ है और भारत के ऊपर टैरिफ ज़्यादा है। भारत ही बांग्लादेश को फैब्रिक और यार्न यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। भारत से लगभग 12 लाख गांठ कपास, 12 से 14 लाख गांठ कपास और 1.47 बिलियन डॉलर का कपास और यार्न निर्यात होता है भारत से बांग्लादेश में। अगर भारत की जगह पर वो यूएसए से कपड़ा लेता है और फिर 0% टैरिफ के तहत सस्ता एक्सपोर्ट करता है तो भारत को यहाँ पर दो तरफा नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट से भारत को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत यूएसए में कपड़ा एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश का जितना भी कपड़ा एक्सपोर्ट होता है वो यूरोपियन यूनियन में होता है। तो बदले समीकरणों के तहत अगर इस तरह की कोई डील होती है तो भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या है, जहाँ पर भी सस्ता कपड़ा मिलेगा वहाँ से बाज़ार उससे खरीदेंगे, वहाँ से लोग उससे खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो बांग्लादेश यहाँ से भारत से बढ़त ले सकता है। इन सभी बातों को लेकर चिंता है, और इसको आप फिर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यूएस और भारत की डील में क्या है इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा खुलासे अभी हुए नहीं हैं, और भारत को इसका नुकसान हो सकता है अगर बांग्लादेश को यहाँ से सस्ता एक्सपोर्ट करने का या फिर 0% टैरिफ का मौका मिलता है। तो इसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ है वो है बायो इथेनॉल को लेकर। बायो इथेनॉल का एक प्लांट है, कहाँ पर है? अभी हमने बात की थी नुमालीगढ़ में, तो नुमालीगढ़ में है और वहाँ पर दूसरी जनरेशन का
2G बायोइथेनॉल प्रोड्यूस होता है और इसमें कच्चे माल के उपयोग के रूप में बांस का यूज़ किया जाता है और ये बांस अभी मतलब पैदा हो रहा है, बांस का प्रोडक्शन हो रहा है। चाय बागान है, चाय बागानों में जो कुछ भूमि अतिरिक्त है वहाँ पर बांस उगाकर किसान बायोइथेनॉल संयंत्रों को दे रहे हैं और उससे इनको भी फ़ायदा हो रहा है, किसानों को, बागानों को भी फ़ायदा हो रहा है और 2G इथेनॉल भी पैदा हो रहा है। हालाँकि जो 1G इथेनॉल है वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का इथेनॉल है, वहाँ पर जो हमारे खाद्यान्न हैं, खाद्यान्नों का यूज़ होता है और उसको लेकर फिर हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती है। तो खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली जनरेशन का बायोइथेनॉल काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ पैदा करता है। इसको लेकर दूसरी जनरेशन का जो इथेनॉल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके तहत यहाँ बागान मालिक अतिरिक्त भूमि में जो चाय के बागान है उसके अलावा जो भूमि है, चाय के जो खेत हैं उसके अलावा जो भूमि है, साथ में जो भूमि है वो वहाँ पर बाँस उगाकर इन प्लांट्स में दे रहे हैं और उससे 2G बायोइथेनॉल पैदा हो रहा है। जो यहाँ पर अतिरिक्त एक 2022 में एक कानून में संशोधन हुआ था। कानून में संशोधन के बाद कहा गया था कि चाय बागानों को 5% भूमि पर जो गैर चाय गतिविधियाँ हैं वो कर सकते हैं, तो उसकी अनुमति मिली थी, तब से इसको बढ़ावा मिला है। 2G बायोइथेनॉल जैसे हम जानते हैं कि महंगा भले ही होता है लेकिन हमारी खाद्य सुरक्षा की चिंताएँ इससे पैदा नहीं होती है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। असम बाँस उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके अलावा ये हर साल 5 लाख मीट्रिक टन हरे बाँस की इस प्लांट को आवश्यकता होने वाली है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर बागान मालिकों को, किसानों को मिल सकता है। और जो इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं, जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। कोई लुब्रिकेंट्स में काम आता है, कोई प्रिजर्वेंट के रूप में काम आता है, कोई किसी काम में आता है। तो सारी ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पर लगभग 803 बड़े चाय बागान और लगभग 1.25 लाख छोटे चाय उत्पादक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इस समय में जो बाँस है इनका सहारा बन सकता है। इन्हें थोड़ी आय, थोड़ा राहत, थोड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। कई किसानों ने बाँस किसान के रूप में पंजीकृत भी कराया है खुद को और यहाँ पर बाँस के पौधे बाँटने की भी बात हो रही है, योजना चलाई जा रही है और एक लक्ष्य है यहाँ पर लगभग 12,500 हेक्टेयर ज़मीन को बाँस की खेती के अंतर्गत लाना है और इसका इस्तेमाल बायोइथेनॉल में और दूसरे प्रोडक्ट में जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर करेंगे। तो इससे चाय बागानों का पुनरुद्धार होगा, किसानों को आय मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई है, किसानों की आय, दूसरी चीज़ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा और तीसरी चीज़ चाय बागान। 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, सभी को मिलकर फ़ायदा हो सकता है और इस अर्थव्यवस्था का फ़ायदा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लेने में किसानों की और चाय बागानों की मदद कर सकती है। बायोइथेनॉल की बात करें तो बायोइथेनॉल में यहाँ पर एक छोटी-सी कहानी, एक छोटा-सा कांसेप्ट हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 सिनेरियो। एक तरफ हम ज़मीन के नीचे से पेट्रोल या डीज़ल मतलब पेट्रोलियम निकाल कर, जो हमारा क्रूड ऑयल निकाल कर पेट्रोल डीज़ल में कन्वर्ट करके हम उसको फिर गाड़ियों में चलाते हैं और फिर उससे यहाँ पर उत्सर्जन होता है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम जो फसल है उससे यहाँ पर फ्यूल बनाएँ और फ्यूल का यूज़ गाड़ियों में करें और फिर उससे उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर पहले वाले सिनेरियो में मतलब ये जो अपना ज़मीन के नीचे से निकला हुआ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो चट्टानों से निकलता है वो वाला पेट्रोलियम, ज़मीन के भीतर वाला पेट्रोलियम। यहाँ पर क्या है, लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे दब गए थे और वो दबने के बाद यहाँ पर इनके ऊपर निक्षेप हुए। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये जो पौधे हैं वो पेट्रोलियम में, गैसेस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए और जब हम इन्हें निकालने के बाद इनका यूज़ करते हैं तो उससे जो उत्सर्जन होता है तो वो यहाँ पर हमारे पर्यावरण में एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर जमा हो जाती है। जो ग्रीन हाउस गैसेस अभी तक ज़मीन के भीतर दबी हुई थी, जो लाखों साल पहले पौधों के साथ जो गैसें दब गई थी, वो अब हम उन्हें निकाल कर पर्यावरण में छोड़ रहे हैं। तो एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो फसल तैयार की जाती है, मान लीजिए बाँस को ले लेते हैं, बाँस की फसल तैयार हुई, बाँस की फसल तैयार होने के दौरान इसने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पर कंज़्यूम किया, मतलब जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे अपने अंदर ले लिया, मतलब पर्यावरण से उसको हटा लिया। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हटी, उसके बाद हमने इसका फ्यूल बनाया, फ्यूल को गाड़ी में डाला, गाड़ी इसको चलाया और उसके बाद जो उत्सर्जन हुआ, तो यहाँ से फिर से इसका एमिशन हुआ। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सोखी गई थी, उतनी वापस आ गई। मतलब यहाँ पर एक बैलेंस बना हुआ है।
लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये एक्स्ट्रा जमा होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल या बायोएथेनॉल इनका उपयोग करने को लेकर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, ताकि स्वच्छ ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो सके। अगली फसल तैयार होगी, फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एमिशन की है, वो वापस से सोख ली जाएगी। और वहीं पर दूसरी तरफ जितना ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स के बेस्ड जो भी हमारे पास फ्यूल है उनका यूज़ करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में जमा होती चली जाएगी और फिर ये टेम्परेचर को बढ़ाएगी। टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होगा, समुद्र का जो हमारा वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, बारिश का पैटर्न चेंज होगा, ठंडी का मौसम का पैटर्न चेंज होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी बदल सकती हैं। तो उसको लेकर हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर के देश कि ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। इस फ़ोटो में जो कहानी हमने देखी है कि फसलों से बनाई जाती है, फसलों से फिर इसका उत्पादन होता है, गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं और फिर जब इसका फिर से एमिशन होता है तो इसे पौधे सोख लेते हैं और फिर से यही चक्र, यही साइकिल चलता रहता है। तो एक प्राकृतिक हम कह सकते हैं नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय जैव ईंधन है। फसलों से, कृषि अवशेषों से, जैविक कचरे से उत्पादन किया जा सकता है। फसलों से यानी सीधे तौर पर मक्का का यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ का यूज़ कर सकते हैं, गन्ने का यूज़ कर सकते हैं। कृषि अवशेषों का मतलब जो हमारे पास पराली है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जो धान की भूसी है, उसका यूज़ कर सकते हैं, जैविक कचरे का यूज़ कर सकते हैं, जो हम अपना कचरा डेली लाइफ में निकलता है, जो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, जो हमारे नगर पालिका, नगर निगम है, वहाँ पर भी जो कचरा मतलब जो जैविक कचरा इकट्ठा होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अब लेकिन ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ है यहाँ पर सीधे फसल यानी सीधे खाने के दाने, जो खाने की चीज़ है, जो हमारा अनाज है, जिसका हम उपयोग खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कर सकते हैं, उसका यूज़ अगर हम बायोएथेनॉल के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए खाद्य सुरक्षा की चिंताएँ पैदा हो सकती हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर हम कोशिश की जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहली जो जनरेशन है, इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, तो पहली जनरेशन का बायोएथेनॉल पैदा न करें। दूसरा कृषि अवशेष, तो कृषि अवशेषों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पशुओं के खाद्य सुरक्षा का सवाल उठता है। और तीसरा जो जैविक कचरा है, उसका उपयोग तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का बायोएथेनॉल है, उससे कुछ चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। फ़ायदे तो ध्यान में रखना ही है, साथ में चिंता भी ध्यान रखनी है। फर्स्ट जनरेशन गन्ना, मक्का और गेहूँ, दूसरी जनरेशन पराली, भूसी, बाँस वगैरह और तीसरी जो जनरेशन है शैवाल का और जलीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर पराली, भूसी पशुओं के खाने के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन बाँस का उपयोग किया जा सकता है और अपना कार्बन कैप्चर करके जो हमारे वायुमंडल में कार्बन अवेलेबल है, उसको कैप्चर करके उससे भी जैव ईंधन तैयार किया जा सकता है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि बिना हमारी फूड सिक्योरिटी से समझौता किए, बिना पशुओं की, पालतू पशुओं की फूड सिक्योरिटी से समझौता किए, हम इस एनर्जी को भी बढ़ावा दे सकें। कैसे खेत तैयार किया जाता है, हम देख चुके हैं। सबसे पहले फसलों से जो भी अवशेष मिलते हैं, उनका टुकड़ा करके यहाँ पर रखा जाता है, फिर उनका केमिकल ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट के बाद फ्यूल बनता है, फ्यूल का यूज़ हम कर सकते हैं, फिर इससे वापस एमिशन होता है, वापस पौधे इसे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, फिर से इसको फ्यूल बनाकर फिर से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह का एक साइकिल जो है, वो चलता रहता है, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको इकट्ठा करना है, सारी चीज़ों को, जो भी हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं, फिर उसको केमिकली ट्रीटमेंट करना है और फिर उसमें ईस्ट वगैरह मिलाकर उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद एथेनॉल अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, एथेनॉल को निकाल लिया जाता है, एथेनॉल को इकट्ठा कर लिया जाता है और इस तरह से फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ हो सकता है? पेट्रोल के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, रसायनों में सॉल्वेंट, अपना इंडस्ट्रीज़ में सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, सैनिटाइज़र और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज़ होता है और पावर जनरेशन और क्लीन कुकिंग फ्यूल के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर जब भी अगर आपको मेंस में सवाल लिखने हैं, तो वहाँ से सीधे तौर पर यहाँ से उठाकर हम इसको लिख सकते हैं। और फिर अगर पॉलिसी की बात करें, तो इसको लेकर भारत सरकार ने भी बायोएथेनॉल जो ब्लेंडिंग फ्यूल है, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलियम, उसको लेकर बढ़ावा देने की योजना चलाई है। सरकार ने 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था। हालाँकि इसको हम पहले ही अचीव कर चुके थे। अब 10%, अब और ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे पहले हम 10% का कर चुके थे, अब और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2G इथेनॉल
से चूँकि खाद पहले जो पहली जनरेशन का इथेनॉल उससे खाद्य सुरक्षा की चिंता पैदा होती है, इसलिए 2G इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ावा देने की, उसके संयंत्रों पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सिडी, वित्तीय सहायता वगैरह वगैरह ये भी मिलती है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होता है, वायु प्रदूषण कम होता है, पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग, मतलब सीधी सी बात है कि पेट्रोल की जलने की, पूरी तरह से जलने की और ज़्यादा एनर्जी पैदा करने की कैपेसिटी बढ़ती है। कचरे से हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो चीज़ हम कचरा मानकर फेंक रहे थे उसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। जितने भी हमारे जो लोकल बॉडीज़, गवर्निंग बॉडी है, लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जितना भी जैविक कचरा पैदा होता है उसका उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। लोकल कुछ ज़रूरतें, कुछ हद तक इनसे जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर तेल से निर्भरता को कम करना है, तेल से आयात कम हो सकता है। मान लीजिए हम जितना भी पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, उनकी उसमें अगर 30% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, तो हम इतने आयात को रोक सकते हैं, इतने आयात को कम कर सकते हैं। तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी हमारी मदद करता है। और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने का मतलब ये है, हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसको हम बचा सकते हैं और रुपए की कीमत को गिरने से बचा सकते हैं। इसी तरह से कृषि अवशेष से अतिरिक्त आय हो सकती है। अगर यहाँ से किसानों से कृषि अवशेष खरीदे जाते हैं, तो किसानों को जो कम आय वाली समस्या है वो भी कहीं न कहीं हल हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को समर्थन मिलेगा। फिर कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि लागत थोड़ी-सी ज़्यादा है फिलहाल, और इन्हें इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना, परिवहन करना और फिर उन्हें फ्यूल के साथ मिलाकर उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह का इंजन बनाना, ये सारी चीज़ें अभी भी चैलेंजिंग हैं और इन सभी के लिए काम किया जाना बाकी है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखी हैं। क्यों इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे बनती है, कौन-कौन सी जनरेशन्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और कैसे किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक? इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो नई ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो यहाँ पर जोड़ी गई है। यहाँ पर पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ी है। जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 31 जनवरी 2026 तक, मतलब इस साल, ये जो वित्त वर्ष चल रहा है 2025-26 वाला, 2025-2026 वाला जो वित्त वर्ष है, उसमें हमने अपना 52,537 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा है। जो पिछले साल हमारे पास 2024-25 में जितनी कैपेसिटी हमने बढ़ाई थी, उससे ज़्यादा कैपेसिटी इस साल बढ़ी है। पिछले साल कितनी कैपेसिटी थी? पिछले साल जो कैपेसिटी हमने बढ़ाई थी, वो थी लगभग 34,054 मेगावाट की। तो 34,054 मेगावाट की पिछले साल कैपेसिटी बढ़ी थी और इस साल 52,537 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ी है। और इसमें से सबसे अच्छी बात ये है कि जितनी भी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, उसमें से मतलब 52,000, अपना कितना है 52,537 मेगावाट में से जो 39,657 मेगावाट है वो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। और उस रिन्यूएबल एनर्जी में से सौर ऊर्जा है 34,955 मेगावाट की और पवन ऊर्जा है 4,613 मेगावाट की। तो ये जो है सौर ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिला है और पवन ऊर्जा ने भी हमको हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में मदद की है। और अब इसके साथ कुल हमारे पास जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो हो गई है 5,20,510 मेगावाट की कैपेसिटी हमने अभी तक बना ली है। ठीक? इतनी कैपेसिटी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित कुल क्षमता जो है वो अब हमारे पास है 48%, 48% फॉसिल फ्यूल से 48%, 48% नवीकरणीय ऊर्जा से 50.5% और परमाणु ऊर्जा से लगभग 1.5%, 1.6% की कैपेसिटी अब हमारे पास ही है। यह है हमारा एनर्जी कंपोजिशन। ठीक? और जो अपना नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, पवन ऊर्जा है फिर, और बाकी वो जो फॉसिल फ्यूल है वो कोयला आधारित है, कुछ पेट्रोलियम आधारित है, वो भी है। ठीक? तो हमारी अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी है और उसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का काफ़ी ज़्यादा योगदान है।
इसके बाद एक ये जो यहाँ पर एक आर्टिकल है वो कहता है कि भारत में जितना भी शासन प्रशासन में विज्ञान को अगर हमें शामिल करना है तो उसके लिए एक समर्पित सेवा, एक समर्पित कैडर आना चाहिए। जैसे कि आईएएस कैडर आता है, जैसे आईपीएस का आता है, जैसे कि आईएफएस का आता है, वैसा ही एक पूरी सेवा भारतीय विज्ञान सेवा की भी आनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से ही हम देख रहे हैं कि जितने भी काम हैं वो सामान्यतः जो भी प्रशासन थे, जो भी अपने सामान्य अधिकारी जो एक परीक्षा के थ्रू भर्ती हो रहे थे, उनके आधार पर ही सारे फैसले लिए जा रहे थे, उनके लिए ही सारे कानून थे। अगर दूसरे लोगों की भर्ती की जा रही थी तो उनको भी उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं नियमों के हिसाब से काम करना होता था। और फिलहाल प्रशासन का स्वरूप बदला है। आज शासन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की चुनौतियों से गहराई से जुड़ा हुआ है, गहराई से प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की भर्ती की जाए जो विज्ञान को समझते हों, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हों और वहाँ से सॉल्यूशन देने की क्षमता रखते हों। इसके लिए ज़रूरी है कि एक नई सेवा का गठन किया जाए। नीति निर्माण में भी इनका जो इनपुट है वो होना चाहिए, लेकिन अभी क्या होता है कि अगर नीति निर्माण हो, चाहे कहीं दूसरी जगह पर हो, कहीं पर भी समस्या पैदा होती है, तो वहाँ के जो प्रशासनिक सेवा के या दूसरे अधिकारी होते हैं, वो इनसे सलाह तो लेते हैं, लेकिन सलाह मानना या न मानना ये भी उनके ऊपर होता है। और इस तरह से एक वैज्ञानिक पहलू पूरी समस्या से गायब हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक नई सेवा और वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट वाले व्यक्ति हैं, जो इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। और जिस तरह का ढाँचा प्रशासनिक सेवाओं में है, वैसा ही जो कैडर है, वैसे ही जो स्ट्रक्चर है, वो वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। तो ये भी यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों के लिए या वैज्ञानिक जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए कहीं न कहीं हतोत्साहन पैदा करता है, हतोत्साहित करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे तात्कालिक ज़रूरत के हिसाब से इनकी सलाह ले ली जाती है, लेकिन भविष्य उन्मुख अगर शोध करने हैं, इस तरह का कोई विकल्प, कोई रास्ता है नहीं। और अभी भी काम सिर्फ़ जो तात्कालीन समस्याएँ हैं, उन्हें सॉल्व करने पर अभी जो मामले हैं, उनसे निपटो और आगे बढ़ो, इस तरह की काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से थोड़ा डिटेल में और देख सकते हैं। यही आर्गुमेंट है और यही हमारा आखिरी आर्टिकल था। तो आज हमने देखा है, क्या-क्या देखा है? सबसे पहले तो हमने देखा था कि ये जो फ्रीबीज़ वाली योजनाएँ हैं, उसका जो पार्टियाँ जो सत्ता में हैं, उसका लाभ लेने की कोशिश करती हैं, बढ़त मिलती है इनको और ये राज्य की मशीनरी के ऊपर, राज्य के संसाधनों के ऊपर चुनावी बढ़त लेकर जाते हैं। फिर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी है, हालाँकि कुछ पॉज़िटिव पक्ष भी है, दोनों पक्षों को देखना ज़रूरी है और दोनों पक्षों में कहीं न कहीं बैलेंस किया जाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जितने भी संसाधन हैं, शासन है, प्रशासन है, जनता के लिए है और अगर राज्य के संसाधनों का जनता के फ़ायदे के लिए यूज़ होता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो फिस्कल हेल्थ है, उसको ध्यान में रखकर ही खर्च किया जाना चाहिए। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा जाए, जो पर्यावरण की समस्याओं को कोई समस्या नहीं मानते हैं, अब इनका क्या ही किया जा सकता है। फिर हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से कोई भी डिटेल नहीं आई है। उसको लेकर भी किसानों के मन में, मीडिया, एक्सपर्ट्स और जनता के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो ट्यूब टनल बनने वाली है, सड़क वाली लाइन भी बनेगी और रेल वाली लाइन भी बनेगी ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से। 2 जगहों को जोड़ेगी, एक तरफ गोहपुर है, दूसरी तरफ नुमालीगढ़ है और गोहपुर की साइड में है नेशनल हाईवे 15 और इधर है एनएच 715। इनको जोड़ने की कोशिश होगी और ये होगा लगभग 34 किलोमीटर का रास्ता, जिसमें 16 किलोमीटर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ब्रह्मपुत्र के नीचे से ही चलने वाली है। कनेक्टिविटी, माल ढुलाई, लागत, रोज़गार, उन्नति, ये सारी चीज़ें तो फिर है ही। एआई इम्पैक्ट समिट में बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं क्योंकि हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर समुदाय को इसका प्रभाव झेलना है, तो उसको लेकर अभी से ही तैयारियाँ की जा रही है कि इस तरह से इसका डेवलपमेंट किया जाए कि सभी को फ़ायदा हो सके, इंक्लूसिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और इसमें जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनका कंसर्न भी एड्रेस किया जा सके। गारमेंट सेक्टर को लेकर हमने बात की थी कि कैसे गारमेंट सेक्टर में जो निर्यात होता है, उसका भारत के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर जो यूएस ने ट्रेड डील हम कहें कि थोप ही दी है, तो उसका भारत को कैसे नुकसान हो सकता है, भारत के कपड़ा क्षेत्र में क्या-क्या नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ हमने देखी थी। बायोएथेनॉल को से किसानों को कैसे फ़ायदा होता है, उसके उत्पादन को लेकर चाय बागानों को थोड़ा-सा अपना सहारा मिल रहा है, किसानों की आय को सहारा मिल रहा है और बाँस आधारित अगर बायोएथेनॉल बनता है, तो उसका किसी को भी नुकसान होने वाला नहीं। फिर बायोएथेनॉल की बात की थी, बायोएथेनॉल क्या है और कैसे ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, उससे स्वच्छ है, उससे ज़्यादा अच्छा है, किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि किसान अभी तक हमारे देश में
एनर्जी सिक्योरिटी में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ही रहे थे, लेकिन अगर जो हमारी फसल के अवशेष हैं या बाँस की खेती है या नेपियर घास वगैरह जैसे जो घास हैं उनकी अगर खेती होती है, तो यहाँ पर किसान हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के साथ-साथ एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, आयात से डिपेंडेंसी भी घटेगी, विदेशी मुद्रा भारत में ही रहेगी, भारत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन कैसे-कैसे इनका उत्पादन किया जा सकता है, ये भी हम देख चुके हैं। कैसे फसलें पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर कैसे इसमें बैलेंस करती है और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, क्या-क्या कोशिशें कर रही है, इसको देखा था। फिर हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है, वो बढ़ी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे और सबसे लास्ट में ये जो साइंटिफिक सर्विस को लेकर एक सुझाव आया है, उसके बारे में आप यहाँ से थोड़ा-सा डिटेल में और पढ़ सकते हैं। यहाँ से हमारे लिए जो पहला एमसीक्यू है वो हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा चुनाव से पहले दी गई नकद सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन-सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, पहला मतलब ऑप्शन है कि यह एक नई योजना थी जिसे केवल चुनाव के लिए शुरू किया गया था। तो भाई साहब नई योजना नहीं थी, चुनावी योजना मतलब योजना तो पहले से चल रही थी, लेकिन चुनाव के समय चूँकि आचार संहिता लग जाती है, इसके लिए आचार संहिता और चुनाव के पीरियड का जो पैसा है वो अभी से एडवांस में ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह 2023 से चल रही एक मौजूदा योजना का हिस्सा थी। हाँ, ये बात सही है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वही सही है। केवल शहरी महिलाओं के लिए नहीं, नहीं सबके लिए भाई साहब। 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, इस तरह का अनुमान है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी? जी नहीं, ये राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य सरकार चला रही है और इसका जो पूरा वित्तीय भार है वो भी राज्य के ऊपर ही होना है और सबसे ज़्यादा चिंता जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उनके लिए अगर सबसे बड़ी चिंता की कोई बात है तो वो है उनकी वित्तीय स्थिति। क्योंकि सारे राज्य कर्ज़े में हैं, सभी के हाथ बन चुके हैं जीएसटी के बाद, उनके पास अलग से टैक्स निकालने का, टैक्स कलेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से सरकार के खर्चे जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बहुत कम एक्सपेंडिचर हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर उतना एक्सपेंडिचर नहीं है। आय के बहुत सारे सोर्सेस नहीं हैं। जो हमारा डिविजिबल पूल है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। केंद्र सरकार जितना यहाँ पर फिनांस कमीशन के माध्यम से जो रिकमेंडेशन आता है उसके तहत जो पैसा मिल जाता है वही सबसे बड़ा हिस्सा है। उस हिस्से में से भी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है केंद्र सरकार की योजनाओं का, जो खर्च योजनाओं से लिंक होता है और वहीं पर इन्हें खर्च करना होता है। तो केंद्र सरकार के पास फिस्कल स्पेस, फिस्कल ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सीमित हुई है और उसको लेकर राज्यों को सोचना होगा। दूसरा सवाल है कि अमेरिका में वाहनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिस व्यवस्था को हटाया गया है वह किससे संबंधित थी? अच्छा, की जिस व्यवस्था से ईपीए की जिस व्यवस्था को हटाया गया है वह किससे संबंधित थी? तो वो संबंधित थी एंडेंजरमेंट फंडिंग को लेकर। ये देखती थी कि कौन-कौन सी गैसें, कौन-कौन से पॉल्यूटेंट्स पर्यावरण में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर ये ढूंढती थी और उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती थी। अब उसे हटाया है। तीसरा सवाल है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल सुरंग किस नदी के नीचे प्रस्तावित है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल सुरंग प्रस्तावित है। कहाँ पर है? असम में है। एक तरफ मतलब सदर्न साइड में है नुमालीगढ़ और उधर की साइड में है गोहपुर। उस साइड है NH-15 और सदर्न साइड है NH-715। 34 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र के नीचे है। इसको याद रखना है, ठीक। चौथा सवाल है कि तमिलनाडु सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को नकद सहायता दी क्योंकि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी योजनाओं को जारी रखने की अनुमति हमेशा मिलती है। तो देखो हमेशा मिलती है ऐसा तो कुछ था नहीं, बाकी योजना तो चल रही है और पैसा दिया भी गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो आंसर होगा सी। और इस तरह की योजनाओं को जारी रखने की अनुमति हमेशा नहीं मिली है। बिहार से पहले जहाँ पर भी इलेक्शन थे वहाँ पर इस तरह की योजनाओं को बंद किया गया था, लेकिन बिहार में एक अलग ही एग्जाम्पल सेट हुआ है कि वहाँ पर चुनाव में वोटिंग के दिन तक पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और उन महिलाओं को हुआ है जो वहाँ पर वोटिंग में सहायता कर रही थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वहाँ पर काम कर रही थी उन महिलाओं को मिला है। पांचवा सवाल है कि अमेरिका में पर्याप्त नियमों में ढील से इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक प्रसार पूरी तरह रुक सकता है। तो
ये वाला जो स्टेटमेंट है, अमेरिका में अगर पर्यावरण नियमों में ढील दी गई है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, इसलिए अमेरिकी वाहनों का प्रसार या वैश्विक प्रसार नहीं रुकेगा, इस तरह का कोई सवाल उठता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और जब भी पहला स्टेटमेंट गलत होता है उसका आंसर डी होता है, असर्शन और रीजन वाले में। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या था कि वैश्विक ऑटो उद्योग पहले ही इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में प्रवेश कर चुका है। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे मॉडल और लगभग सारी कंपनियां इस पर काम कर रही है। तकनीक भी सुधर रही है, और साथ में इसका खर्चा भी, इसकी लागत भी कम हो रही है, वाहनों की कीमत भी कम हो रही है, सुरक्षा भी बढ़ रही है और तकनीक भी सुधर रही है। छठा सवाल है, ब्रह्मपुत्र के नीचे बनने वाली सुरंग से पूर्वोत्तर भारत में लॉजिस्टिक लागत घटेगी। ठीक है, क्योंकि गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ये ठीक बात है, और क्या। सातवां सवाल है, भारत एआई इम्पैक्ट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट यह केवल निजी क्षेत्र द्वारा आयोजित सम्मेलन है। तो सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा आयोजित सम्मेलन तो कोई है नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस 3 स्तंभ पर आधारित है। ठीक है, और तीसरा है कि इसका उद्देश्य वैश्विक एआई सहयोग को बढ़ावा देना है। ये बात सही है, मतलब 2 सही है, 1 गलत है। आठवां सवाल, भारत में बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि के संदर्भ में इन कथनों पर हमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि चालू वित्त वर्ष में 50,000 मेगावाट से अधिक क्षमता जोड़ी गई है, लगभग 51,500 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है, सही बात है। और नई क्षमता में सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है, ये भी सही बात है। कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% से कम है, लगभग 50.5% है। 50.5% नवीकरणीय ऊर्जा, 48% फॉसिल फ्यूल बेस्ड, और 1.6% जो हमारी कुल ऊर्जा का आता है वो आता है कहाँ से, वो आता है परमाणु ऊर्जा से। ठीक। 9वां सवाल, अमेरिका बांग्लादेश परिधान व्यापार समझौते के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश को अमेरिका में शून्य शुल्क सुविधा दी गई है। जी, कुछ चीज़ों पर तो दी गई है। यह सुविधा अमेरिकी कपास और एमएमएफ के उपयोग से जुड़ी हुई है। ठीक है, भारत का बांग्लादेश को कपास निर्यात नगण्य है। अभी तो भारत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन अगर बांग्लादेश अमेरिका से कपास या कपड़ा या फिर धागे इंपोर्ट करता है, उसके बाद बने बनाए परिधान बनाकर बेचता है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो इसका भारत को फायदा मिल सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, 2 सही है। 10वां और आज का आखिरी सवाल है कि असम के 2G एथेनॉल संयंत्र के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है कि यह खाद्य फसलों पर आधारित है। 2G देखो खाद्य फसलों पर आधारित नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गई। इसमें बांस को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। किसानों की आय वृद्धिकरण सहायक है, ये बात भी सही है। कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ये बात भी सही है। ठीक, 1 स्टेटमेंट गलत और 3 सही है। तो आज हम सारा करंट अफेयर, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपको यहाँ ये वाली जो क्लास है वो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आपका समय बचता है, आपकी समझ बढ़ती है, सारी न्यूज़ हम कवर करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद जो MCQ हैं उन पर भी हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप ये चेक कर पाएंगे कि आप कितना समझ रहे हैं और कितनी आपकी तैयारी हो रही है। इसी तरह के सवाल आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जाने हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।